सोचिए एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप सिर्फ दिल की धड़कन सुने नहीं बल्कि उसे समझे भी। हम्म। या फिर एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन जो इतना मुश्किल हो कि उसे पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो रॉकेट की जरूरत पड़े। सही है। आज हम भारत में आइडिया से असर तक के सफर पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कैसे एक इंजीनियर का एआई का आइडिया सीधे गांवों तक पहुंच रहा है और कैसे इसरो का दशकों पुराना सपना अब चांद से मिट्टी लाने की तैयारी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम 3 अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई कहानियों को देख रहे हैं। पहली है एआई स्टेथ, एक एआई वाला स्टेथोस्कोप जो स्वास्थ्य जांच के मायने बदल सकता है। ओके। दूसरी कहानी है चंद्रयान 4 की, जो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने वाला है। ओके। और तीसरी और शायद सबसे अहम कहानी है इस विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के सफर की, मतलब भारत में विज्ञान पत्रकारिता का इतिहास। अच्छा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मिलकर भारत के वैज्ञानिक भविष्य की कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ए स्टेथ से। स्रोतों के मुताबिक इसे बेंगलुरु के एक इंजीनियर सतीश सोमैया जीवनवर ने 2023 में लॉन्च किया। ये सुनने में तो एक आम स्टेथोस्कोप जैसा लगता है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सिर्फ दिल और फेफड़ों की आवाज सुनता नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करके तुरंत मोबाइल पर एक रिपोर्ट भेज देता है। सही कहा। इसकी असली ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में छिपी है। ओके। देखिए, पारंपरिक स्टेथोस्कोप में सब कुछ डॉक्टर के सुनने की क्षमता और उनके अनुभव पर निर्भर करता है। बिल्कुल। लेकिन ए स्टेथ आवाजों को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड करता है और फिर अपने डेटाबेस से मिलान करके विश्लेषण करता है। तो ये मशीन लर्निंग काम कैसे करती है? मतलब मशीन सीखती कैसे है? अच्छा सवाल है। मतलब हमने कंप्यूटर को हजारों मरीजों के दिल की आवाजें सुनाई हैं, कुछ स्वस्थ कुछ बीमार। अब ये मशीन इतनी स्मार्ट हो गई है कि नई आवाज सुनकर खुद ही पैटर्न पहचान लेती है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा बार बार देखकर कुत्ते और बिल्ली में फर्क करना सीख जाता है। वाह। इससे मानवीय भूल की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और इसके आंकड़े तो काफी हैरान करने वाले हैं। अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और 60,000 से ज्यादा मरीजों की जांच हो चुकी है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे अपने एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया है और उत्तर प्रदेश भी ऐसा करने की सोच रहा है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के अनुसार ये डिवाइस सिर्फ 15 सेकंड में दिल की 3 जानलेवा बीमारियों का पता लगा सकता है। सिर्फ 15 सेकंड? कौन सी बीमारियां? एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन और हार्ट फेलियर। एक मिनट, ये नाम सुनने में काफी भारी लगते हैं। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये बीमारियां असल में हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आसान भाषा में एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब है कि दिल का एक जरूरी वॉल्व सख्त हो जाता है, जिससे खून का बहाव रुकने लगता है। अच्छा। माइट्रल रिगर्जिटेशन में एक दूसरा वॉल्व ठीक से बंद नहीं होता और खून वापस लीक होने लगता है। ओके। और हार्ट फेलियर तो मतलब हम जानते ही हैं, जब दिल शरीर में ठीक से खून पंप नहीं कर पाता। ये तीनों ही गंभीर बीमारियां हैं जिनका जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है। ए स्टेथ यही काम करता है, वो भी बहुत तेजी से। सिर्फ 15 सेकंड? ये तो अविश्वसनीय है। क्या ये सच में उतना ही सटीक है जितना एक डॉक्टर घंटों की जांच के बाद बताता है? सटीकता के मामले में ये कमाल का है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन का जिक्र है जिसमें पारंपरिक स्टेथोस्कोप की सटीकता 46.2% पाई गई। बस 46%? मतलब आधे से भी कम? हाँ, यानी आधे से ज्यादा मामलों में बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। वहीं इसी अध्ययन में ए स्टेथ की सटीकता 92.3% थी। अरे वाह, दुगने से भी ज्यादा। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि पारंपरिक तरीके में आधे मरीजों की बीमारी का पहली जांच में पता ही नहीं चल रहा था। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अब पहली ही जांच में बीमारी पकड़ में आ सकती है, जबकि पहले मरीज को बड़े शहर जाकर इकोकार्डियोग्राम या एमआरआई जैसे महंगे टेस्ट करवाने पड़ते थे, जिसमें हफ्तों लग जाते थे। सही बात है। ये सिर्फ पैसे की बचत नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाला समय है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां ये आधुनिक जांच सुविधाएं होती नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। इसकी कीमत लगभग 18,999 रुपए बताई गई है। क्या ये कीमत उन ग्रामीण इलाकों के डॉक्टरों के लिए ज्यादा नहीं है
जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या स्रोतों में इसकी लागत को लेकर कोई चिंता जताई गई है? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। स्रोतों में सीधे तौर पर इस पर चिंता नहीं जताई गई है, लेकिन ये एक व्यावहारिक सवाल जरूर है। हालांकि इसे इस नजरिए से भी देखना होगा कि यह एक बार का निवेश है। अच्छा। अगर ये डिवाइस सिर्फ एक भी मरीज को महंगे इकोकार्डियोग्राम टेस्ट से बचा लेता है, जिसकी कीमत 2000 से 5000 रुपए तक होती है, तो डॉक्टर धीरे धीरे इसकी लागत निकाल सकते हैं। और शायद इसीलिए सरकारें भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। हाँ, सरकारों का इसे अपने कार्यक्रमों में शामिल करना, जैसे महाराष्ट्र कर रहा है, शायद इसे ज्यादा किफायती बनाने का एक तरीका हो सकता है। यानी ये डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उन्हें एक सुपर पावर दे रहा है। एकदम सही। ये डिवाइस खुद कोई फैसला नहीं लेता, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग टूल? हाँ, मतलब ये डॉक्टर को बताता है कि इस मरीज को आगे की जांच की जरूरत है या नहीं। आखिरी फैसला हमेशा डॉक्टर का ही होता है। तो एक तरफ एआई हमारे शरीर के अंदर की आवाजें सुन रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष की खामोशी को चीर रही हैं। चलिए चंद्रयान 4 की बात करते हैं, जो कुछ मायनों में एस्टेट से भी ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। 2027 में लॉन्च होने वाले इस मिशन का मकसद सिर्फ चांद पर उतरना नहीं, बल्कि वहां से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आना है। और इसकी जटिलता अभूतपूर्व है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो पहली बार 2 अलग-अलग रॉकेटों का इस्तेमाल करेगा। 2 रॉकेट? हाँ, LVM-3 और PSLV। एक मिनट, 2 अलग-अलग रॉकेट क्यों? क्या एक ही शक्तिशाली रॉकेट से काम नहीं चल सकता था? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत बड़े घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। भारी फर्नीचर उठाने के लिए आप एक बड़ा ट्रक इस्तेमाल करेंगे, और नाजुक कांच के सामान के लिए एक छोटी ज्यादा सुरक्षित वैन लैंडर और एसेंडर को ले जाएगा। और PSLV? वही PSLV अपनी सटीकता और भरोसे के लिए जाना जाता है, तो वो शायद दूसरे नाजुक हिस्सों को एक खास ऑर्बिट में पहुंचाएगा। वाह! ये इसरो का एक बहुत ही स्मार्ट, मतलब काम के हिसाब से टूल चुनने जैसा फैसला है। और ये सारे हिस्से अंतरिक्ष में जाकर आपस में जुड़ेंगे? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। मिशन के कुल 5 मॉड्यूल होंगे: प्रोपल्शन, डिसेंडर, एसेंडर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल। 5? ये सब अलग अलग लॉन्च होंगे और फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में आपस में जुड़ेंगे। फिर ये 7 चांद की तरफ जाएंगे। और फिर वहां कुछ हिस्से अलग होंगे, लैंडिंग होगी, नमूने इकट्ठे किए जाएंगे, और फिर एक छोटा सा हिस्सा उन नमूनों को लेकर वापस पृथ्वी की ओर आएगा। इसे ऑर्बिटल डॉकिंग कहते हैं। ऑर्बिटल डॉकिंग? यह उतना ही मुश्किल और सटीक काम है जैसे आप हवा में उड़ते हुए 2 हवाई जहाजों के बीच सामान का लेन देन कर रहे हों, और वो भी हजारों किलोमीटर दूर से, रिमोट कंट्रोल से। ये तो वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है। और क्या हमें पता है कि ये चांद पर उतरेगा कहाँ? हाँ, स्रोतों में लैंडिंग साइट का भी जिक्र है। यह चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन नाम की एक जगह होगी। मॉन्स माउंटेन? हाँ, ये लगभग 6000 मीटर ऊंचा पहाड़ है, जिसकी चोटी समतल है। ये जगह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से चुनी गई है। और इसका कोई खास फायदा है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ 11-12 दिनों तक लगातार सूरज की रोशनी मिलती है, जो सोलर पैनल से चलने वाले उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस पूरे मिशन का, जिसकी लागत 2104.06 करोड़ रुपए है, असली मकसद क्या है? सिर्फ चांद से मिट्टी लाना? नहीं। या इसके पीछे कोई बड़ा लक्ष्य है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अंतरिक्ष में हिस्सों को जोड़ने और अलग करने की यह तकनीक, यानी ऑर्बिटल डॉकिंग। असल में ये भविष्य की तैयारी है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? हाँ, और 2040 तक किसी भारतीय को चांद पर भेजना चाहता है। चंद्रयान 4 उस बड़े सपने की ओर एक बहुत जरूरी कदम है। मतलब ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भविष्य की क्षमताओं का एक टेस्ट है। तो हमारे पास एक AI स्टेथोस्कोप है, जो मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है, और एक चंद्र मिशन है, जो भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने रख रहा है। सही है। पर एक सवाल उठता है कि हम, यानी आम लोग, इस विज्ञान को समझते कैसे हैं? एक स्रोत में विज्ञान शब्द की बहुत दिलचस्प व्याख्या है। हाँ, ये संस्कृत से आया है, जहाँ वी उपसर्ग और ज्ञान मिलकर विशेष ज्ञानकार देते हैं। विशेष ज्ञान? और भारत में इस विशेष ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि हिंदी में विज्ञान पत्रकारिता की शुरुआत आज से 200 साल पहले 19वीं सदी में ही हो गई थी। 1818 में
दिग्दर्शन नाम की एक पत्रिका के हिंदी संस्करण में अमेरिका की खोज और बलून द्वारा आकाश यात्रा जैसे लेख छपे थे। सोचिए उस जमाने में। हाँ, ये सोचना भी कमाल है कि उस जमाने में लोग इन विषयों पर पढ़ रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रही है। शुरुआत में पत्रिकाएं ज्यादातर चिकित्सा और कृषि जैसे व्यावहारिक विषयों पर थीं। जैसे 1842 में चिकित्सा सोपान नाम की एक पत्रिका निकली। लेकिन विज्ञान के सभी पहलुओं को समेटने वाली पहली विशुद्ध विज्ञान पत्रिका 1915 में प्रयागराज से विज्ञान नाम से शुरू हुई। विज्ञान? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और आज़ादी के बाद तो सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। 1952 में विज्ञान प्रगति पत्रिका शुरू हुई, जो आज भी छपती है। मैंने बचपन में पढ़ी है। ये शायद कई पीढ़ियों के लिए विज्ञान से पहला परिचय रही होगी। आपने बहुत सही कहा। इन पत्रिकाओं का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था। इन्होंने सिर्फ साक्षरता नहीं बढ़ाई, बल्कि लोगों में और खासकर बच्चों में एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच पैदा की, सवाल पूछने की आदत डाली। सही बात है। इसी वजह से हिंदी में विज्ञान लेखन एक अलग विधा के रूप में स्थापित हुआ। यानी आज हम जो AI थेस्ट और चंद्रयान 4 जैसी उपलब्धियां देख रहे हैं, उनकी नींव बहुत पहले इन पत्रिकाओं के पन्नों में रखी जा चुकी थी। लेकिन क्या आज के डिजिटल युग में, जहां हर कोई YouTube पर साइंस कम्युनिकेटर है, इन पारंपरिक पत्रिकाओं की वही अहमियत है? स्रोतों में इस पर कोई बात की गई है? स्रोतों में सीधे तौर पर आज के युग से तुलना नहीं की गई है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल है। विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिकाओं का एक संरक्षित, सत्यापित और संपादकीय प्रक्रिया से गुजरा हुआ कंटेंट होता था। बिल्कुल। आज के डिजिटल दौर में जानकारी तो बहुत है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो एक तरफ विज्ञान का प्रसार बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ सही और गलत जानकारी में फर्क करना मुश्किल हो गया है। शायद इन पुरानी पत्रिकाओं का सबक यही है कि विज्ञान संचार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो चलिए इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखी, एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप, एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन और विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने की सदियों पुरानी परंपरा। और ये तीनों कहानियां असल में एक ही कहानी है। अच्छा? स्टेथ या चंद्रयान 4 जैसी चीजें किसी वैक्यूम में नहीं बनती। ये उस वैज्ञानिक संस्कृति और जिज्ञासा का नतीजा है जिसे विज्ञान और विज्ञान प्रगति जैसी पत्रिकाओं ने दशकों तक सींचा है। जब समाज विज्ञान को महत्व देता है, सवाल पूछता है और नई खोजों का स्वागत करता है, तभी सतीश सोमैया जीवनवर जैसे आविष्कारक और इसरो जैसे संगठन कामयाब होते हैं। तो आज के स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि भारत विज्ञान में क्या हासिल कर रहा है, बल्कि ये भी कि हम उन उपलब्धियों के बारे में कैसे बात करते आए हैं और ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? AI अस्तित्व दिखाता है कि AI अब सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर की बातें सुन रहा है। चंद्रयान 4 दिखा रहा है कि हमारी पहुंच अंतरिक्ष की गहराइयों तक हो रही है। ऐसे में विशेष ज्ञान की परिभाषा लगातार बदल रही है। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि जैसे जैसे तकनीक और जटिल होती जाएगी, इस विशेष ज्ञान को सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सही। क्या ये काम सिर्फ सरकार या कुछ पत्रिकाओं का रहेगा, या हम सभी को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।